गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपकमिंग जो बैंकिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए, जो बच्चे ये बैंकिंग प्रिपरेशन का स्टार्ट किया है उनमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टोटली न्यू है। नए बच्चे हो या पुराने हो, हर बच्चों का ही जब वो बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो क्वांट सेक्शन में एक कॉमन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अभी आप लोग पूछेंगे सर ये प्रॉब्लम कौन सा है। प्रॉब्लम इस तरह है कि बहुत बच्चों का कहना यह है कि सर क्वांट में मेरा होल्ड अच्छा है, उतना बुरा नहीं है। स्टिल जब मैं प्री एग्जाम अपियर करता हूँ तब क्या होता है कि स्पीड सेक्शन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन बनाने के बाद अगर मेरा पास जो भी टाइम बचता है, माइट बी 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, उनमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाता हूँ अरिथमेटिक का। एक या दो बनाने के बाद ही मेरा क्या होता है, टाइम ओवर हो जाता है। ऐसा क्यों? तो आप इसका मुझे सॉल्यूशन बताइए। तो आज हम लोग ये जो बच्चे प्रॉब्लम एक फेस करते हैं ना, इसके बारे में ही डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो का एंड तक जरूर बन रहिएगा। अभी देखिए, क्वांट फर्स्ट, अगर मैं क्वांट का बात करूं तो क्वांट में हम लोग क्या करेंगे, क्वांट का जो होल सिलेबस है इसको हम लोग तीन हिस्सों में बांट देंगे। तीन हिस्सा क्या क्या होगा? फर्स्ट, स्पीड मैथ वाला सेक्शन। दूसरा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ठीक है? एंड थर्ड होता है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर मैं क्लरिकल का प्री का बात बोलूं, उसमें अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो एरिथमेटिक आपको टच करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे एरिथमेटिक में जाके फंस जाते हैं। उसमें जितना क्वेश्चंस बनाना बनना चाहिए रिमेनिंग टाइम्स में, उतना क्वेश्चंस नहीं बनता। तो इसका रीजंस कई सारा है, ठीक है? इसका रीजंस कई सारा है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये मेनली होगा ऑन द बेस ऑफ प्रीलिम्स। बिकॉज देखिए, प्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्रिपरेशन जितना भी अच्छा हो, अगर मान लीजिए कि आपका प्री ही क्लियर नहीं होता तो आप मेंस अपेयर नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटली प्री का एग्जाम्स का बेसिस के ऊपर ही हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एंड स्ट्रेटजी नहीं बोलूंगा मैं, एक मैं किस तरह चीजों को हैंडल करता था वही उसी तरह चीजों को हैंडल करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है? अगर मैं अरिथमेटिक का बात बोलता हूँ तो अरिथमेटिक में क्या है कि नियर बाय 15 टॉपिक्स, ठीक है? अभी बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें 15 आउट ऑफ 15 टॉपिक ही उन्हें करना है। और वो क्या करते हैं, वन बाय वन सीरियल वाइज टॉपिक को कंप्लीट करते जाते हैं। मान लीजिए कि आज उन्होंने एवरेज का वीडियो देख लिया, एवरेज का क्वेश्चन बना लिया, कल रेशियन प्रोपोर्शन का बना लिया, थर्ड बोटिन स्ट्रीम का बना लिया। इस तरह कंटिन्यू करते जाते हैं। जब 15 टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद जब क्वेश्चंस मिलता है तो उन बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बनता है। आज बोलोगे हाँ सर ये बात तो सच है, मैंने तो हर टॉपिक को देखा है, हर टॉपिक का में मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है, मैंने पेड कोर्स भी लिया है, या मैंने कोई एक सर को कंटिन्यूअस फॉलो भी कर रहा हूँ, चीजों के बारे में डिटेल्स स्टडी किया, स्टिल क्वेश्चंस नहीं बनता है। देखिए यहाँ क्वेश्चंस नहीं बनने का एक रीजन है, वो रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, अगर क्वांट में आपका नियर बाय 15 टॉपिक्स है अरिथमेटिक में, तो इस 15 टॉपिक्स में आप लोग पहले ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे 15 आउट ऑफ 15 टॉपिक ही मुझे जानना है। इवन मैं अगर मेरा बात बोलूं, मेरा मेरा क्वांट एक पॉजिटिव साइड था। क्वांट क्वांट मुझे अच्छा लगता था एंड ईच एंड एवरी एग्जाम में मुझे क्वांट में ही सबसे ज्यादा नंबर मिलता था। स्टिल अगर मैं बोलूं, मुझे आउट ऑफ 15 टॉपिक्स 10 to 12 टॉपिक्स ही मुझे अच्छी तरीके से आता था। रिमेनिंग टॉपिक्स में मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था, बेस मेरा अच्छा था, लेकिन उतना ज्यादा डीप एनालिसिस मेरे डीप नॉलेज मेरे पास नहीं था। स्टिल मैं अच्छा खासा स्कोर कर सकता था। वैसा कैसे? अभी फर्स्ट देखिए, आप लोग जो सीरियल वाइज टॉपिक वाइज जो आप करते जाते हो ना सीरियली, वैसा बंद कर दीजिए। फर्स्ट जितना भी ये जो 15 टॉपिक्स है नियर बाय, इस 15 टॉपिक्स को आप डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करना है? डिवाइड इस तरह करना है कि इसमें से कौन सा टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा पसंद है, कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज्यादा पसंद है और उस टॉपिक का आपका बेस भी बहुत अच्छा है एंड क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप इजीली बना पाते हो। ऐसा डेफिनेटली होगा। स्पेशली अगर मैं बोलूं, इसमें से कॉमन टॉपिक होगा एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
एंड परसेंटेज। बिकॉज ये तीन टॉपिक मैक्सिमम बच्चों का क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो आप प्री लेवल का जो डीआई होता है ना, वो पीओ का बोलिए या क्लर्कल का बोलिए, वो आप नहीं बना पाओगे। बिकॉज ये जो प्री का जो डीआई होता है ना, ये तीनों टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो टॉपिक है, जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आता है, उसमें से 5 to 6 टॉपिक है जिसमें आपका कमांड अच्छा है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 5 to 6 टॉपिक है, इस टॉपिक को और भी थोड़ा सा टाइम देके इसमें अपना कमांड ले लेना है कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं 100% बना के ही आऊंगा, छोड़ के नहीं आऊंगा, जैसा भी क्वेश्चन है। अभी आप लोग बोलोगे सर प्री में तो थोड़ा टफ भी देखने को मिलता है, तब तब तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर प्री का बात बोलूं, स्पेशली अगर मैं क्लरिकल का बात बोलता हूँ, तो क्लरिकल में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस अगर आता भी है, उस लेवल पे टफ नहीं आता है, क्वेश्चंस मोर और लेस डुएबल आता है, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो उसको लेके आप टेंशन मत लीजिए। 5 to 6 टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से देखना है। अगर मान लीजिए कि इस टॉपिक में अगर आप कमांड अच्छा है तो ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग आपका 9 to 10 टॉपिक्स होगा ना, इस टॉपिक को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और देखना है कि इस टॉपिक में कौन सा टॉपिक ऐसा है जिनका बेस तो आपको अच्छा है, जो टॉपिक समझ में तो आता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज लगने लगता है, चीजों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, या कॉम्प्रिहेंड आप नहीं कर पाते हो। अगर मान लीजिए वैसा भी आपका 4 से 5 टॉपिक है, वैसा भी आपसे 4 से 5 टॉपिक है, तो आपको क्या करना है कि इस जो जो टॉपिक में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये चीजें जानना है कि प्रॉब्लम तो हो कहाँ रहा है, जो आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और टॉपिक में करना पड़ रहा है, या क्वेश्चन को आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अभी देखिए बच्चों का एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। इसका रीजन भी मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बच्चे क्यों कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। ठीक है, ये जो 4 से 5 टॉपिक है, ये तो 5 to 6 टॉपिक आपका है, जो आपका सबसे अच्छा टॉपिक है, जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है। रिमेनिंग जो 4 से 5 टॉपिक होगा, वो टॉपिक में आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से थोड़ा प्रिपरेशन करना है, और खुद का जो खामियां है इसमें थोड़ा सा ढूंढना है, और इसमें थोड़ा क्वेश्चंस जितना पॉसिबल हो टॉपिक को, उतना अच्छे से टॉपिक को सॉल्व कीजिए। एंड रिमेनिंग जो 5 to 6 टॉपिक रहेगा ना, इसमें आपका मेंटल सेटअप ये होना चाहिए कि मैं इसका बेसिक को अच्छी तरीके से देखूंगा, बेसिक को अच्छी तरीके से देखूंगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इसको बेसिक से ही सॉल्व करूंगा, उतना डीपली में नहीं जाऊंगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा सा मैं लास्ट एंडिंग में सॉल्व करूंगा। एंडिंग में मीन्स मान लीजिए कि आपके पास 7 to 8 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, 7 to 8 मिनट, तो 7 to 8 मिनट में आपको क्या करना है ना, ये जो टॉपिक जो आपका कमांड है, वो टॉपिक को पहले 5 to 6 टॉपिक को आपको पहले टच करना है। मान लीजिए आपने 3 से 4 मिनट में अपने टॉपिक को बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका 4 से 5 टॉपिक है जिसमें आप बेस तो अच्छा है, आप समझ में आपको आता है, लेकिन कभी कभी फंस जाते हो, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बचेगा इसको देना है। अगर आप ये तरीके से चीजों को करते हो, तो उसमें क्या होगा कि आप जो टॉपिक आपको आता है, ऐसा होता है ना कि एग्जाम में कि हम लोग रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट करके जब करते रहते हैं ना, तो लास्ट में जाके देखते हैं कि जो टॉपिक हमें आता था, उस टॉपिक का क्वेश्चन तो लास्ट में था और इजी था, डुएबल था, अभी टाइम नहीं है तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 to 6 टॉपिक है, उससे जो भी क्वेश्चंस आता है, वो आपका मतलब आपका मेंटल सेटअप ये होना चाहिए कि मैं एक क्वेश्चन को टच करूंगा, इसको बनाऊंगा, एनी सर्कमस्टेंस मैं उसको बनाऊंगा ही। और ये जो टॉपिक है ना, 4 to 5 जो टॉपिक होता है ना, इसमें से भी अगर क्वेश्चन आता है, 3 से 4 अगर क्वेश्चन भी आता है, इसमें एटलीस्ट मैं तीन तीन भी अगर क्वेश्चन आता है तो दो में मैं बनाने का जरूर कोशिश करूंगा। रिमेनिंग अगर उसके बाद मेरा टाइम बचता है, उसके बाद भी अगर मैं टाइम बचता है, तो ये जो टॉपिक है जो मेरा मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उस टॉपिक में मैं एक दो क्वेश्चन बना पाऊं तो ठीक है, नहीं बना पाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह आपको मेंटल सेटअप लेके चलना है। इस तरह आप चीजों को अगर 3 पार्ट में आप बाइफरकेट करते हो, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि आप खुद का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आप बना पाओगे। ठीक है, दूसरा, जो टॉपिक में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, उस टॉपिक में आप थोड़ा सा मेहनत करके उस पर भी आप थोड़ा काम कर सकते हो। एंड जो टॉपिक आपको थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा आपको टफ लगता है, उस टॉपिक को उनका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करके भी
वो आप एग्जाम अपियर कर सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ 15 टॉपिक एग्जाम में 10 to 12 टॉपिक ही देखने को मिलता है, स्पेशली 10 टॉपिक ही देखने को मिलता है। तो स्पेशली जो टॉपिक होता है ना, एक होता है मेंसुरेशन, जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है। दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक बच्चों को उतना ज्यादा इजी नहीं लगता है। हालांकि मुझे भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स था, लेकिन मेंसुरेशन मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग ही था, प्रोबेबिलिटी भी मुझसे बन जाता था, लेकिन ये टॉपिक पहले पहले मुझे भी टफ लगता था। तो इसी तरह टॉपिक होता है जो बच्चों को प्रॉब्लम लगता है, जो बच्चों को प्रॉब्लम देता है। ठीक, अभी देखिए बच्चों का जब क्वांट जब सॉल्व करते हैं ना, बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, क्वेश्चन समझते समझते टाइम चला जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा रीजन इसीलिए है बिकॉज आपका जो है रीडिंग हैबिट में कमी है, आप रीड नहीं करते हो। तो आप बोलोगे सर रीडिंग हैबिट इंग्लिश के लिए चाहिए, क्वांट में इसका रोल क्या है? नो, जहां पे चीजें रीड करना होता है वहीं पे रीडिंग जो हैबिट है उसका रोल आता है। इसके लिए आप रीजनिंग मान लीजिए, क्वांट मान लीजिए, जनरल अवेयरनेस मान लीजिए, कंप्यूटर अवेयरनेस मान लीजिए, या इंग्लिश को ही आप मान लीजिए। जहां पे ही आपको वर्ड आ रहा है, आपको पढ़ रहा है, दैट मींस आपको रीडिंग की भी जरूरत है। तो बच्चे क्या होता है, रीडिंग हैबिट होता नहीं है, ठीक है, एंड माइट बी इंग्लिश में उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये होने का कारण है उनका क्या होता है कि क्वांट हो ये रीजनिंग हो, जो भी जब टॉपिक जब वो लोग स्टडी करते हैं, तो उन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग एक क्वेश्चंस को दो एक बार नहीं, एक बार में उनको समझ में नहीं आता है, दो बार तीन बार उनके लिए पढ़ना पड़ता है। तो उनका ये 2 से 3 बार जब वो एक क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। अगर एक क्वेश्चन से पढ़ने में 10 सेकंड या 15 सेकंड लगता है, आप वही क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार करते हो, और 30 सेकंड आपको ऐसे ही वेस्ट होता है, जो 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन आपका क्या होता है रीडिंग में आपका जा रहा है। ये भी एक अनदर रीजन है कि आप लोग जिसके लिए अरिथमेटिक में उतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाते हो, बिकॉज स्पीड मैथ में तो पढ़ने लायक कुछ होता नहीं है, उसमें सिर्फ जोड़ना घटाना होता है कि नहीं है? और डीआई में भी अगर उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, समझना होता है अरिथमेटिक, इसीलिए आप लोगों को अरिथमेटिक में ये प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन बताया कि आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स को, हर टॉपिक को आप कंप्लीट करना है बोल के ये मत सोचिए। फर्स्ट सिलेबस को 1 by 1 एक बार आप देख लिए, उसके बाद आप खुद का हिसाब से एक सेटअप बनाइए, उसी अकॉर्डिंगली आप प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, वो देखिएगा 100% वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय।